जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स जितने भी हैं हमारे पास, उसका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मतलब आईएएस एग्जाम में बोथ प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए क्या महत्व है। इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पहले कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है, बोथ प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा और एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा एनसीईआरटी एक्चुअली में पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा एनसीईआरटी को आप अवॉइड करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी एकदम सब कुछ एनसीईआरटी मतलब 6 से लेकर 12 तक हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ा जाता। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी सिलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा, वो एनसीईआरटी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद और भी मैं बताऊंगा कि अगर आप एनसीईआरटी को सिलेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा टॉपिक पे कम ध्यान देना है, उसके लिए भी मैं लिस्ट बनाया हूँ, इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। और उसका पीडीएफ बना के भी हमारा टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ना। पहले प्रीलिम्स के लिए देखिए 2021 का एक डेट्रियस फूड चेन वाला क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जाम्पल के तरह लाया हूँ। और उसी के बाद 2021 में ओशन करंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। और 2022 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी जीडीपी में कौन कौन सा चीज़ इंक्लूड होता है, कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, ये सब जनरल जो बेसिक बुक्स है वहाँ पे भी हमें मिलता है। पर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में भी ये सब है। एनसीईआरटी का सोर्स अगर देखोगे ये वाला क्वेश्चन के लिए, आप अगर क्लास 12 वाला बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी बुक्स है एनसीईआरटी का, उसका इकोसिस्टम वाला मतलब लास्ट 4 चैप्टर जो है उसको अगर सही से पढ़ लोगे तो ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है उसमें ओशन करंट का सर्कुलेशन का ऊपर एकदम विस्तार से दिया हुआ है, उसको आप भी पढ़ लोगे तो ये भी क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। और क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा, वो वाला बुक क्लास 12 वाला इकोनॉमिक के ऊपर, तो ये वाला क्वेश्चन ये तो एक्चुअली ईजी भी है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अलग बुक से भी होगा। मतलब अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और भी जितने भी इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए शंकर, जो भी आप फॉलो करोगे वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पर मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है। एनसीईआरटी जो छोटे छोटे पतले पतले बुक्स है वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। और एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट बैकिंग है और यूपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो मतलब यूपीएससी डायरेक्टली फॉलो नहीं करता है, पर अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत मानेगा है। वो एक सर्टिफाइड कॉपी हिसाब से वो यूपीएससी लेता है, इसलिए एनसीईआरटी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। यूपीएससी का जो भी आप देखोगे, प्रीलिम्स देखोगे या मेंस देखोगे, वहाँ पे क्वेश्चन का जो भी सोर्स होगा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से जुड़ा होगा। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए। तो मेंस के लिए थोड़ा देख लेते हैं यूपीएससी का मेंस में क्या क्या ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस है। तो मेंस में 2020, 2021 और 2022 यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन लाया हूँ। पहले इंडियन मानसून सीजन में लानिना का विषय में आया है, ये तो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी में कवर हो ही जाएगा। और प्रेशर ग्रुप आया है पॉलिटी और गवर्नेंस वाला टॉपिक में, ये भी क्लास 11 में जो पॉलिटिकल साइंस का बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ से ये कवर हो सकता है। और कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन कैसे हमारे लिए मतलब नुकसान हो रहा है और हमारा फर्टिलिटी रेट गिर रहा है या बढ़ रहा है, वो सब के ऊपर अगर आप देखोगे तो इंडियन सोसाइटी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों क्लास 12 का बुक अगर आप फॉलो करते होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, बहुत अच्छी तरह से वो एनसीईआरटी वाला रिसोर्स जो है उसको फॉलो करता है, उसको एडमायर करता है। और वहाँ पे कोई अगर टॉपिक दिया हुआ है तो उसको वो जनरली करेक्ट मानता है। ये हो गया। तो हमें पता चल गया कि यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम में और मेन में एनसीईआरटी का बहुत रोल है। तो क्या हम क्लास 6 से 12 तक हर एक सब्जेक्ट में ईच एंड एवरी एनसीईआरटी हमें फॉलो करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वो नहीं चाहिए, वो भी ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल सिलेक्टिव वंस, जितना मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैं प्रीलिम्स मेंस को स्टडी किया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी किया हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है सिर्फ उसी को आप फॉलो करो, बाकी सबको जाने दो। क्योंकि
अगर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये तय है। हो सकता है एनसीईआरटी ना पढ़ के और डिफरेंट जो बेसिक बुक्स है उसको पढ़ के, तो बिना एनसीईआरटी के सिलेक्शन हो सकता है, पर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को तवज्जो देना चाहिए, पर इतना नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, हर एक एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड तो करना चाहिए, पर उसका नोट्स बनाओ, उसके लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो सिर्फ जो जो एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ, सिर्फ उसी सिलेक्टिव एनसीईआरटी बुक्स को आप पढ़ना है और बाकी सब एनसीईआरटी को जाने दो, क्योंकि वो उतना वहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आए। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा एनसीईआरटी टॉपिक वाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला आ गया हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री के लिए, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। ओल्ड एनसीईआरटी का अगर डायरेक्ट कॉपी कहाँ पे मिल रहा है तो उसको ले आओ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो चाहे जहाँ पे हो। अगर डायरेक्ट कॉपी आपको बुक्स ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है तो उसका जेरॉक्स कॉपी आपको मिल जाएगा, अमेजन में फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, तो ऑनलाइन आप मंगा दो, उसको पढ़ो। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों, इनके ऊपर बुक भी आ गया है, वो भी आप पढ़ सकते हो, पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आप सिंपल जेरॉक्स कॉपी ले आओ, उसको पढ़ो। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा और बहुत डीपली जो छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसको डायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है, वो वाला भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा टफ होते जा रहा है, तो हिस्ट्री आपको टैकल करने के लिए मेरे हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो सही होगा, ज़्यादा सही होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नहीं होगा। न्यू एनसीईआरटी में कोई खराबी है, पर ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छा है। फैक्ट्स के लिए आपको जो जो फैक्ट्स वहाँ मिलेंगे वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ग्लिम्स आपको लेने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपका GS1 वाला टॉपिक में है ना, मतलब मेंस में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये वाला जो क्लास 11 का थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब इसको पढ़ दोगे तो क्लैरिटी आ जाएगा। उसके बाद और थोड़ा बहुत नोट्स फॉलो कर दोगे तो मेंस प्रिपरेशन भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये जो फाइन आर्ट का बुक है, ये 11th वाला एक, और 12th वाला भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट वाला है, उसको अगर छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, पर ये वाला बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाएगा, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत वो घुमा देता है और थोड़ा डीप चला जाता है, तो इसमें से क्वेश्चन प्रीलिम्स में अभी कम आ रहा है, पर मेंस में एकदम ठीक ठाक हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हिस्ट्री के लिए इसी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला, यही 4 बुक फॉलो करो, और कोई ज़्यादा तामझाम आपको नहीं करना है। मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी देखोगे तो मैं अगर कहूँगा कि एनसीईआरटी अगर किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और एकदम काफ़ी है 100%, तो वो ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी के लिए ये 4 एनसीईआरटी आपको, एनसीईआरटी अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे तो भी मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा, कहीं पे अगर बुक स्टोर में जाओगे तो भी मिल जाएगा। ये 4 एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट कर दोगे, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी के लिए और कोई भी बुक्स आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई मजीद हुसैन बुक आपको पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, पर मेरे हिसाब से ये 4 बुक अगर आप कंप्लीट कर चुके होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाहर और नहीं आएगा इतना। तो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, तो मैं रेफर करूंगा कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी का जो 4 एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, उसमें से भी ये वाला जो पहला वाला 11th वाला जो 2 एनसीईआरटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हो गया एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी। उसके बाद अगर हम पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी के लिए मैं बोलूँगा कि लक्ष्मीकांत अगर पढ़ोगे, सिंपल बेसिक बुक वही सफिशिएंट है। फिर भी आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए कोई एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैं एनसीईआरटी भी फॉलो किया हूँ। तो इसीलिए 11th का ये वाला जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वाला, और 12th का ये वाला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सॉरी ये 11th का, ये 12th का, ये दोनों बुक आपको पढ़ना चाहिए। ये दोनों बुक अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी डीप
जो क्वेश्चंस आ रहा है मतलब पार्लियामेंट में, और भी डिफरेंस जो चैप्टर्स है उनमें से हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी को कैसे 15 दिन या 20 दिन में टैकल करेंगे। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर भी अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, यही 2 बुक पढ़ना पड़ेगा मतलब पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लूसिड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पिक्चराइजेशन करके आप एकदम जिसका पॉलिटी बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसको समझ सकता है। ये हो गया पॉलिटी। इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमी का 2 पार्ट होता है, एक मैक्रो एक माइक्रो। माइक्रो वाला बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फिलिप्स कर्व और भी 1-2 चीज़ पूछ लेता है, और उसके बाद ज़्यादा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में से नहीं आता है। मैक्रो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमी का ये वाला जो 12th वाला इकोनॉमी का जो बुक है एनसीईआरटी, ये अगर ख़त्म कर दोगे तो आपका इकोनॉमी का बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद ये अगर ख़त्म कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 ईयर प्लान्स का क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे उभरता हुआ यहाँ तक आया है 2025-26 तक, 1947 से शुरू होके। तो ये आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसके बाद भी आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, पर ये वाला आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा, आपका कोर मजबूत कर देगा। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए सिंपल, मैं क्या बोलूँगा कि एनवायरनमेंट के लिए कोई ज़्यादा एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, इसलिए जो 12th वाला बायोलॉजी का बुक है, 12th वाला बायोलॉजी का जो बुक है उसका बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट जो है 9th यूनिट उसको पढ़ो, और लास्ट 4 चैप्टर इसको पढ़ो। सिंपल इतना ही पढ़ोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल से इकोटोन ये वाला आपका खत्म हो जाएगा। मतलब आप ठीक से समझ जाओगे कि इकोसिस्टम क्या है, और इसका थोड़ा थोड़ा इम्प्लीकेशंस और भी एप्लीकेशंस ये सब देख लोगे। और बायोटेक्नोलॉजी वाला भी साइंस एंड टेक में थोड़ा यूज हो जाएगा। इसका कोर अगर बेसिक वाला क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से ही पूछेगा, तो ये हो जाएगा। इतना ही था एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट आपके लिए। और इसके बाद अगर कोई एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। हम बच्चे नहीं हैं, हम क्लास 6, 7, 8, 9 में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यूपीएससी दे रहे हैं। तो हमें वो वाला इतना डीप जाके नहीं पढ़ना है, उसका जो निमोनिक्स है वो नहीं रटा मारना है। पर अगर कोई एकदम बेसिक स्ट्रांग करके धीरे धीरे उभरता हुआ जाना चाह रहा है और उसके पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं फिर भी बताऊंगा जो भी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, हर एक एनसीईआरटी में मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे थोड़ा देख लो कि मैं टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे दिया हूँ। इसीलिए आप हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ोगे, एनसीईआरटी में से उनको निकाल के आपका नोट्स में फिर से कॉपी करोगे, वहाँ पे नोट बनाओगे, रंगीन पेन यूज करोगे, वो सब मत करो। अगर डीपली पढ़ना है तो वो इंडियन पॉलिटी का जितना भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है एनसीईआरटी के 6 से 12 तक, अगर आप पढ़ सकते हो और पढ़ना आपको अगर अच्छा लगता है और टाइम है, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर आपके पास अगर टाइम है तो आप क्या करो कि इंडियन पॉलिटी का जितना भी बुक्स है आप पढ़ो। पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर उस केस में भी आपको सिंपल ये वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे लिख लिया हूँ, नोट बना दिया हूँ, और यहाँ पे इकोनॉमी के लिए भी मैं एक लिस्ट दे दिया हूँ, एनवायरनमेंट के लिए भी लिस्ट दिया हूँ, हिस्ट्री के लिए भी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे यहाँ पे बुद्धिज्म है, यहाँ पे बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे फेडरलिज्म है, ये जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में जाओ एनसीईआरटी में। और अदर टॉपिक्स अगर आप पूरा एकदम बुक्स कवर टू कवर पढ़ रहे हो तो अदर टॉपिक्स को आप अगर छोड़ सकते हो छोड़ दो, या नहीं छोड़ोगे तो फिर भी एक बार रीडिंग कर लो। इतना डीप जाने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितना भी है मैं यहाँ पे दिया हूँ। ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। उसके बाद ज्योग्राफी का देख लो, ये फिजिकल ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि और एक टाइप का, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स कौन सा, मतलब सब्जेक्ट पॉलिटी, उसका कौन कौन सा एनसीईआरटी बुक्स है, कौन कौन क्लास में आता है, और उसका कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा चैप्टर प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका बाइफरगेट करके आप अगर जानना चाहते हो तो उसमें क्या करोगे आप, मैं यहाँ पे उसके लिए भी आपके लिए लिस्ट बना दे रहा हूँ। उसमें क्या है कि मान लो ये देख लो कि पॉलिटी है,
पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक है, वहाँ पे 10 चैप्टर है। इस 10 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर प्रीलिम्स के लिए है, कौन सा चैप्टर मेंस के लिए है, वो वाला आपको देखना है। यहाँ पे मैं एकदम उसके साथ यूपीएससी रेलेवेंस भी बता दिया हूँ। उसके साथ मेंस में अगर कोई चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है तो मेंस में कौन सा पेपर जीएस 2 में है, जीएस 3 में है, जीएस 1 में है, जीएस 4 में है, कहाँ पे वो काम आएगा वो भी मैं यहाँ पे एनलिस्ट किया हूँ। तो ये हो गया पॉलिटी। ऐसे यहाँ पे इकोनॉमी देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 बुक ही हमें पढ़ना है 11th-12th में। उसका यहाँ पे चैप्टर्स है, वहाँ पे यूपीएससी का रेलिवेंस है, कहाँ पे रेलिवेंट है, कहाँ रेलिवेंट नहीं है, कितना रेलिवेंट है। जैसे ये वाला इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1919, ये वाला चैप्टर बहुत लो रेलिवेंट है। इंडियन इकोनॉमी फॉर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है। वैसे इंडियन कैपिटल फॉर्मेशन, ये मेंस के लिए ज़रूरी है। रूरल डेवलपमेंट, ये मेंस के लिए ज़रूरी है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंस के लिए ज़रूरी है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीलिम्स और मेंस की जीएस 3 वाला पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला सब्जेक्ट आप देख लो, ये इंडियन इकोनॉमी हो गया। उसके बाद इंडियन एनवायरमेंट के लिए, इंडियन एनवायरनमेंट नहीं, सिंपल एनवायरनमेंट के लिए मैं यहाँ पे बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर ही दिया हूँ। इसमें से प्रीलिम्स के लिए सिंपल ये वाला चैप्टर 13, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए, मोस्टली प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत ये बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज, ये एक्सट्रीमली हाई जो रिलेवेंस है वो वाला चैप्टर थोड़ा बहुत मेंस में आता है। पर ये चारों चैप्टर आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एंशिएंट इंडिया में रिलेवेंस क्या वो नहीं बता सकता, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत डाइवर्सिफाई हो चुका है और हिस्ट्री बहुत डायनामिक पूछ रहा है यूपीएससी। वहाँ पे आप नहीं बता सकते कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आएगा। उसका कोई 100% नापातोला नहीं है। वो यूपीएससी एकदम सुबह नींद से उठ रहा है, जहाँ पे जो भी पेज खुला उसी से एक क्वेश्चन बना दिया, ऐसे ही उसका चल रहा है। तो एंशिएंट में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थीम्सिन, ये वाला जो क्लास 12 है एंशिएंट के लिए, क्लास 6 और क्लास 12 का ये 2 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्लास चैप्टर्स भी दिया हूँ, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। और जो चैप्टर मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ उसको मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 साल के अंदर आपको यूपीएससी क्लियर करना है। और जो इस बार प्रीलिम क्लियर करना चाहते हैं तो उनके पास बहुत ही कम टाइम है, उनको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। और मिडिवल के लिए देखो, एंशिएंट खत्म हो गया, मिडिवल के लिए क्लास 7 आवर पास 2, इसी एनसीईआरटी में इतना ही चैप्टर, 4-5 चैप्टर आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। मॉडर्न इंडिया के लिए आवर पास्ट 3 और इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये जो 2 मतलब एनसीईआरटी बुक्स है, इनमें से सिलेक्टिव चैप्टर्स ये 4-5 और ये 2, सिर्फ इतना पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़ो। उसके बाद देखोगे अगर ज्योग्राफी के लिए फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए बोथ, और इसका रेलेवेंस भी हाई है। और फिजिकल एनवायरनमेंट वाला जो सेकंड वाला बुक में बताया था, वही 11th क्लास का, उसमें से थोड़ा सिलेक्टिव आप पढ़ सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ सकते हो, फिर भी मैं बोलूँगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो फाइन आर्ट वाला बुक था उसको सिलेक्टिवली देखो। और ये वाला भी जो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये आर्ट एंड कल्चर वाला आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हो गया, तो इतना था हमारा एनसीईआरटी रिलेटेड चीज़। आज वीडियो में हम क्या सीखे कि एनसीईआरटी सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। और अगर आपको सिंपल जानना है कि कौन कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ वही एनसीईआरटी बुक में पढ़ूंगा तो मैं पहले दिया हूँ। उसके बाद अगर सारे एनसीईआरटी बुक भी आप पढ़ोगे या न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना है वो भी मैं बता दिया। और आपको एनसीईआरटी जो न्यू वाला है उसमें से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा चैप्टर को ज़्यादा तवज्जो देना है, कौन सा चैप्टर का रेलेवेंस लो है, कौन सा चैप्टर का रेलेवेंस हाई है, प्रीलिम्स के लिए कौन सा है, मेंस के लिए कौन सा है। अगर मेंस के लिए है तो कौन सा जीएस में है, जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, या कौन से वाला जो पेपर में आएगा वो वाला भी मैं आपको बता दिया। तो आज वीडियो इतना था। आपको इसका पीडीएफ, ये वाला जो है मतलब सारे पेजेस का पीडीएफ आपको ज़रूरत होगा तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे पीडीएफ मिल जाएंगे। और भी कुछ नोट्स मिलेगा या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेगा जो कि यूपीएससी के रिलेवेंट है, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।